फर्स्ट एग्जाम्पल इज, सॉल्व करते हैं भाई। क्या कहा वो क्वेश्चंस में उसने, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। क्लियर, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। क्या मतलब हुआ इसका कि आप कोई मेटेलिक स्फेयर है उसे टच किए बिना पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं। समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, एक हम मेटेलिक स्फेयर ले लेंगे। क्लियर, और इसे किसी इंसुलेटर के स्टैंड पर रख देंगे। इंसुलेटर पर क्यों रखा हमने, कि अगर हम इसे ज़मीन पर रखते हैं, अर्थ पर रखते हैं, तो अर्थ क्या है, हमारा कंडक्टर है। ठीक है, तो इस पर से चार्ज उस पर चले जाते हैं। अर्थ बल्कि सिंक है वो तो एक किस्म से, ठीक है, वो तो सबको एब्जॉर्व कर लेता है अर्थ। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, कोई इंसुलेटर स्टैंड। क्या है ये, इंसुलेटर स्टैंड। ओके, तो इसका तो वैसे एक वर्ड में, एक लाइन में इसका आंसर क्या है, बाई इंडक्शन। कैसे कर सकते हैं आप, आंसर क्या है हमारा, बाई इंडक्शन। बस कैसे, सुनिए, हमें कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिवली। तो इसके नियर अबाउट, बिल्कुल नियर, इसके क्लोज में हम एक रोड ले आएंगे, और वो कैसी होगी भाई, निगेटिव। क्या चार्ज देंगे हम उसे, निगेटिव लिया है, और इसे टच नहीं करना है। देखो आपने कहा था कि टच किए बिना हमें क्या करना है, इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो हम इसके पास ऐसा लिया है, तो जैसे निगेटिव लाएंगे तो बाई इंडक्शन क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले सरफेस पर कैसे चार्ज आने इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे होता तो ये है, इसी के अंदर जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों इधर की ओर, क्योंकि माइनस की वजह से प्लस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट होगा एक दूसरे की ओर, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसमें। ठीक है, और निगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, इसे अर्थ से ज्वाइंट कर देते हैं, और जो निगेटिव होता है वो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में। ठीक है, तो हमारे पूरा उसमें एक डायग्राम और बना सकते हो तुम यहीं पर। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक यहाँ बना सकते हो। इसके लिए 2 डायग्राम बना देना कम से कम, ये दिखाने के लिए। क्या है ये, मेटेलिक स्फेयर है जिसे हमने इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया है, इंसुलेटर स्टैंड। ठीक है, और इसके क्लोज क्या लिया है हम, नेगेटिव रोड लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस माइनस इकट्ठा हो गया आ गया, जिसे हमने अर्थ से ज्वाइंट कर दिया। फिर उसके बाद और क्या हुआ, फिर ये निगेटिव जितना भी इलेक्ट्रॉन थे कहाँ चले गए, अर्थ में। और हमारे पास क्या बचा, तो जो इस पे चार्ज पॉजिटिव थे वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लीजिए भाई, ये कह दो बी। बस, तो किसके अकॉर्डिंग करा हमने, बाई इंडक्शन। क्लियर है, ये भी हम अपने पार्ट में पढ़ा चुके हैं, अपनी थ्योरी में, है ना, कि जैसे भी हमने कितने पार्ट पढ़ ली चुके हैं इसके, 6 7। ठीक है, इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो किसके अकॉर्डिंग कर दिया हमने, बाई इंडक्शन। एग्जाम्पल 1 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। आपको पता ही है, हम अपनी इस चैनल पर, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और इंग्लिश मीडियम, ये हम करा रहे हैं। ठीक है, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6 तक। ओके, उसके बाद हम इसी के एग्जाम्पल कराएंगे, और उसके बाद इसी के हम एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, सब कराएंगे हम इसमें, तो आप हमसे जुड़े रहिए बस। एग्जाम्पल 2 देखते हैं भाई, क्या है एग्जाम्पल 2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसने कहा है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड।
ओके, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका, समझ में आ गए होंगे सब। आप काबिल बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ क्योंकि हमारी इंडिया जो है ना, इसमें यार बिना हिंदी के मज़ा नहीं आता जब तक समझाना एक्सप्लेन करना, ठीक है, क्योंकि सब इतने अंग्रेज़ तो होते नहीं हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो, मगर हो सकता है हमारी कोई वीडियो ऐसे भी देख रहा हो बच्चा जिसकी एकदम से समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो इसलिए हम बता देते हैं। तो प्लीज़ कोई बुरा मत मानना जो इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट हो, ओके। तो शुरू करें, क्या कहा उसने, इफ़ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, एक ये बॉडी है, कुछ भी बना लीजिए, और दूसरी ये है। इस पे से इधर की ओर, इस पर से इधर की ओर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, 10 टू द पावर 9। इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगता है उसे, 1 सेकेंड। ये तो कहा उसने। आगे, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो एक बात बताइए, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाने में तो 1 सेकेंड लगा, तो अगर इस पे से इस पर 1 कूलम चार्ज जाने लगे तो उसे कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। यह सवाल कहा था उसने इसमें क्वेश्चंस में। क्लियर है, ये बताइए, बात समझ में आ गई। तो अब हमने सोचा यार हमें टाइम चाहिए, तो अगर हमें पहले ये पता चल जाए कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो हमें काश ये पता चल जाए कि इधर से चार्ज इधर कितना जा रहा है। तो आप क्या कहोगे, सर बहुत सिंपल है, क्या, Q इजिकल टू एनी, बताइए, Q इजिकल टू एनी। एन की वैल्यू क्या है 10 की पावर 9, ई की वैल्यू बहुत आराम से हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये 9 माइनस का 10 कूलम पर सेकेंड। ऐसे तो कह सकते हैं हम कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज इधर से इधर गया, ठीक है। तो लिख भी सकते हो चार्ज मूव इन 1 सेकेंड, ठीक है, कितना चार्ज इधर से इधर चला गया 1 सेकेंड में। क्लियर। अब उसने क्या कहा था, वो कह रहा है 1 कूलम चार्ज इधर से इधर जाने में 1 कूलम चार्ज गया इधर से इधर, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो हम लिख देंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम। तो T इजिकल टू क्या होगा 1/1 कूलम है ना, 1 कितना चार्ज गया 1.6 इंटू 10 टू पावर -10। देखो ऐसे हिसाब लगा लो, क्या कहा हमने 1 कूलम, तो कूलम लिख दिया, और इसकी यूनिट क्या आई है कूलम पर सेकेंड, तो कूलम से कैंसिल, तो सेकंड कहाँ पहुँचेगा ऊपर है ना, तो टाइम वैसे भी सेकंड में आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई 10 की पावर -10 ऊपर जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, अगर हम पॉइंट यहाँ से हटा दें तो यहाँ ऊपर 0 लग जाएगा, तो 10/16 इंटू 10 की पावर 10। ये तक, यहाँ तक बताइए क्लियर है। एक बात और बताइए, ये जो हम हमेशा ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर में जो होती है वैल्यू वो हमेशा छोटी रखा करो और यहाँ पर ऊपर बड़ी रखा करो, तो आप क्या कहोगे कि यार ऊपर तो 10 है नीचे 16 है, तो ऊपर बड़ी करने का एक ही तरीका है, क्या, ऊपर अगर मैं 100 कर दूं तो 10 की पावर कितनी बचेगी 9, अपॉन में कितना है 16, तो 16 का टेबल पढ़ लीजिए भैया, ठीक है, 16 6 96, ठीक है, कितने क्या बचा हमारे पास 4, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 40 हो गया, 16 2 32, 8 बचा, 0 लग गया फिर, ठीक है, तो 80 हो गया, 16 5 80, तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, T इजिकल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड। इसे NCERT में कैलकुलेशन करके इन्होंने सेकंड को आवर्स में, आवर्स को मतलब टाइम्स मतलब दिनों में, डेज में कंप्लीट करा है, तो इसमें इन्हें लगभग 200 ईयर्स लग जाते हैं। कैसा लगा, नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने, अगर हम 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाएगा तो 1 कूलम को इधर से इधर जाने में कितने साल लग जाएंगे, ठीक है, 200 ईयर्स, ठीक है, लगभग इतने लगते हैं। अगर हम इसे किस में चेंज करें, ठीक है, सालों में चेंज करें, ठीक है, तो इतने साल लग जाएंगे 200 साल। क्लियर हो गया वैसे सवाल, ये बताइए आप, समझ में आया। आगे बढ़े, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लिया करें। एग्जाम्पल 3 भी देखो कुछ
इसे मैं अटपटा सा सवाल कहता हूँ, अटपटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, तो एग्जाम्पल 3 है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ इसका, बताएं हिंदी में, बता दें, एक्सप्लेन करें। हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप अगर हम पानी ले लें, एक कप वाटर ले लें, ठीक है, तो उसमें कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर है, ये कहा है इन्होंने। अब बात ये आती है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ना के बराबर उम्मीद होती है, बोर्ड के एग्जाम कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो आईसीएसई। क्यों, इसका रीज़न बताऊं। क्योंकि भाई जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो उसके माइंड में अपने घर का कप आ जाएगा कि यार हमारा कप तो इतना छोटा है, उसमें तो 50-100 ग्राम पानी मान लो, ठीक है, समझ रहे हो, 100 ग्राम। कोई बच्चा कहेगा यार हमारे यहाँ तो बड़ा कप है, उसमें तो कम से कम 200 ग्राम वाटर आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा हमारे यहाँ तो यार और बड़ा कप है, हमारे सुबह को डैडी चाय पीते हैं उसमें इतने बड़े कप में, तो उसमें कम से कम 500 ग्राम जल पानी आ जाएगा। समझ रहा हो मेरी बात। तो वो कोई 500 लेके करेगा, कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम, कोई 250 ग्राम, 250 ग्राम, है ना, ऐसे। तो सबका आंसर हो सकता है, सभी का आंसर अलग अलग आए। बात समझ में आ रही है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाता कि जिसमें अगर जैसे 1 या 2 लाख बच्चा बैठे एग्जाम में और उन सबके आंसर अलग अलग हो। समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने आता है तो उन्हें सब कुछ मिल जाती है, शीट वगैरह, ठीक है, कि इसका ये आंसर है, इसका ये, इसका है। अब पता चला वो कॉपी चेक कर रहा है, पता चला किसी का और कुछ आया, किसी का और कुछ, तो परेशान। क्यों, पता ये चला कि किसी ने 100 ग्राम मान लिया, किसी ने 250 मान लिया, किसी ने 200 मान लिया, किसी ने 500 मान लिया। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि एक कप तो किसी के बराबर भी हो सकता है। तो अगर वो यही क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए एग्जाम में, तो वो अपने पास से इसकी क्वांटिटी दे देगा। क्या देगा वो, कि 250 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर। आगे बात समझ में। तो अब बताइए, अगर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे तो सबका आंसर सेम होगा या नहीं, ये बताइए। बात समझ में आ गई। तो लेकिन अब इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने 250 ग्राम माना है। क्या माना है, 250, क्योंकि हमें तो आंसर इससे मैच कराना भैया भाई अपना, ठीक है। तो अब हम 250 ग्राम मानकर ही सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को। क्लियर है। दूसरी बात ये भी बता दूं, इसमें हम एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं इस एग्जाम्पल में, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया आपको और ना हम आगे पढ़ाएंगे फिजिक्स में। वो केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर्स निकालने, किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर्स निकालने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास, किसका, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर। आपने केमिस्ट्री में ज़रूर सुना होगा ये फॉर्मूला। डब्ल्यू से भी लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन इंटू एन, स्मॉल एम इंटू एन। आगे बात समझ में, ऐसा करके। तो वो हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसके बिना ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। शुरू करें। क्या कहा उसने, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि हमारे कप में कितना वाटर है, 250 ग्राम, ठीक है। सोल्व कर रहे हैं हम इसे, सॉल्यूशन। लेट बी एज्यूम दैट, ठीक है, 250 ग्राम वाटर इन अवर कप। ओके, कि हमारे कप में कितना वाटर मान लिया हमने, 250 ग्राम। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं, आपको ये पता है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? मुझे पूरी उम्मीद है पता होगा, वैसे मैं बता देता हूं। ये एक मॉलिक्यूल्स का निकलता है कि एक मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम या 1 मोल, अगर हम कोई भी चीज़ लें, वाटर हो या गैस हो, उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं बस मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। फॉर्मूला होता है भाई, बस इसे इतना ही जान लो। यहाँ पे केमिस्ट्री में अपने जो केमिस्ट्री के सर हों आपके, आप उनसे और डिस्कस कर लेना, ठीक है। हम फिजिक्स में अभी इतना ही बता रहे हैं कि क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो मास है कितना लिया आपने, 250, मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो हमारा वाटर होता है, ये तो पता ही होगा आपको, वाटर मतलब H2O, तो इसका मास कितना हो जाता है, मॉलिक्यूल कितना होता है, 18 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 18,
इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है। अब आप कहोगे ये निकाला क्यों, तो मैं कहूँगा हमने एक कप लिया था भाई कोई, उसके अंदर वाटर मान लिया था और कितना मान लिया था 250 ग्राम मान लिया था। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए एक मॉलिक्यूल पर मतलब मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो आपको ये पता चल गया कितने हैं। ठीक है, अब मुझे फिर वहीं आ जाइए, ये जो होता है H2O वाटर, ठीक है, इसमें H के कितने होते हैं 2 और ऑक्सीजन के 8, 2 और 8 कितना हुआ 10। इसका मतलब ये हुआ इसमें 10 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे H2O, क्या कह रहे हैं हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। क्यों, हमने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे कि कोई भी एटम आ जाए दुनिया का, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहते हैं। याद है बात, जब तक आयनाइज ना किया जाए, या तो उससे इलेक्ट्रॉन लिया ना जाए या इलेक्ट्रॉन उसे दिया ना जाए, तब तक बराबर बराबर रहते हैं। क्लियर है। तो अगर हमें एक का पद निकाल लें, आप कहोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं कहूँगा उसने ये तो पूछा था कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज है, ये तो पूछा था कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज है, यही तो पूछा था उसने। तो ये मैं कहूँगा किसी भी एक का निकाल लीजिए, तो जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई अब, तो बस कर देते हैं भैया, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज क्या होगा। एक तो ये जितना भी लिखा आपने सब लिख लीजिए। ये बताइए 6.02 है, पॉइंट के बाद 0 है, ये तो हमने यहाँ लिख दिया, मेन है क्योंकि ये पता होना चाहिए। वैसे 3 भी आता है बाकायदा, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है सिंपल तरीके से। ठीक है, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो 6 × 10⁻23, ये तो मैंने ये लिख दिया, आप कहोगे बिल्कुल सही है। अभी मैंने क्या बोला, 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन, तो कोई से भी ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम होता है। तो 10 ले लिया और 1.6 × 10⁻−19। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं। बस इसे डिवाइड कर दीजिए, बहुत आराम से होगा। कैसे, देखो सुनो, 6 3 = 18। ओके, हाँ, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, तो कितने हो जाएंगे 10⁻25 और ये माइनस का 19, तो प्लस के कितने बचेंगे, माइनस का 19 और 25 हो गया। देखो 1 0 1 ये 2 और 10⁻23 है, तो 25 में से 19 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 6। और हमारे पास क्या बचा 1.6 × 25, ये तो है, तो 25 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 5 = 80। हाँ, कितने बचा हमारे पास 8, 16 2 = 32 और 8 40। 1 के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, और इंटू 10 की पावर कितना बचा है हमारे पास 6। अपॉन में क्या चल रहा है 3 से इसे फिर डिवाइड करिए, 3 1 = 3, 3 3 = 3, 3 3 = 9, पॉइंट लग गया, फिर 1 हो गया, 3 3 = 9, 3 3 = 9। देख ले आंसर इसमें। ठीक है, वेरी गुड। बुक में दिया है तुम्हारे 1.3 × 10⁻7, वैसे आगे दिया 1.34 × 10⁻7, बिल्कुल सही आया हमारा। अगर मैं पॉइंट को इधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूँ इसे 1.3 × 10⁻7। बताओ, पॉइंट इधर ले जाए तो 6 के जगह क्या आ जाएगा 7। बात समझ में आ गई, यही हमारा क्या हो गया आंसर। और क्या होगा, ये चार्ज है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल 3 भी हो चुका। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ये आता है तो कम से कम 5 मार्क्स तो मान लीजिए आप कि इतने का आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए आप इसे। फोर में क्या कहा है देखें, एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charge and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses. Both have inverse square depends on the distance between the charge and masses respectively. क्लियर, क्या है, क्या मतलब है इसका। उसने कहा Coulomb's law जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Coulomb's law का वो क्या है कि Q1 Q2/r², और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसे एफ ई लिख दूँ अब यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है न्यूटन्स का वो क्या है Gm1m2/r²। मतलब कि ये दोनों ही क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गई ये बात।
आगे नंबर ए, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बाय डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। क्या करना है हमें? नंबर ए, हमें कंपेयर करना है इसका और इसका रेशियो। ठीक है, इसका और इसका रेशियो हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। मगर कब करना है? इसमें भी एक फैक्ट दे दिया। मतलब देखो सुनो, पहले ए में क्या कहा उसने? एफ ई अपॉन एफ जी, इसका रेशियो बताइए। लेकिन कब बताइए ये सुनिए। अब फर्स्ट पार्ट इसका, ए के अंदर भी, ए पार्ट के अंदर भी फर्स्ट पार्ट है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड, सेकंड अलग है। कब करना है? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, तब करना है जब एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो। वैसे मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इसे याद रखना, आगे के लिए भी रट लेना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे भी ऐसी याद है। देखो एफ ई अपॉन एफ जी, ये आने वाला है 10⁻39। ठीक है, 2.4 भी आता है, 2.4 × 10⁻39, देख ले। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ अगर आप ये भी याद ना रख पाए 2.4, तो क्या याद रख लेना? एफ ई अपॉन एफ जी 10⁻39, मतलब इन दोनों के रेशियो ये आता है। आप कहोगे ऐसा कैसे आता है, करा के दिखाइए। तो मैं हाँ करा रहा हूँ प्रूफ, लेकिन आप याद रखना है, आगे भी बहुत काम आने वाला है हमारे। ठीक है, मतलब इसका ये भी होता है, थोड़ा सा सेंस लगा लो। क्या 10⁻39 और एफ जी कहाँ पहुँच गया? इधर। इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स होता है। ये तो मतलब हुआ। तो इससे ये भी पता चला यार ग्रेविटेशनल फोर्स कितना छोटा है। छोटा ही तो है। देखो ये वाला फोर्स इसके फोर्स का इतने गुना है, इतना ज़्यादा है, इतने टाइम्स। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्या हिसाब लगाओगे आप? इसका मतलब ये बहुत छोटा होता है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो मैं बता भी दूँ आपको, दुनिया के अंदर सबसे वीकली फोर्स जो होता है वो यही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मासेस के बीच लगता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। आप याद रख लोगे एफ ई अपॉन एफ जी इजिकल टू 10⁻39। अगर ये ना भी याद रहे 2.4 × 10⁻39। क्लियर। अब मैं यहाँ पे प्रूफ भी करा देता हूँ कि कैसा आएगा ये। सुनो क्या कहा उसने, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करूँ तो यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो एफ ई जो होगा वो क्या होगा बताइए। एंड जब मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई? जी, और यहाँ एम ई आ जाएगा और यहाँ एम पी आ जाएगा। बताइए ये भी क्लियर है। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो हमारा क्या आएगा? एफ ई अपॉन एफ जी। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। बताइए यहाँ पर सबकी वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा जो मैं अभी बताया था 2.4 × 10⁻39। क्लियर। अब आप कहोगे आंसर कैसे लगा दें वैल्यू? ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा, वैसे तो जब वो एग्जाम में देता है ऐसा क्वेश्चंस तो सब चीज़ें देगा वो, इसकी वैल्यू देगा, इसकी भी देगा, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। लेकिन जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसे सब ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मत देखो टेबल। मैं पूछूँ के की वैल्यू तो तुम्हें मालूम नहीं है, बताओ ये 9 × 10⁻9। ई की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻−19, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बताइए ठीक है। जी की वैल्यू कहाँ पे पढ़ा आपने? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 11th की फिजिक्स में। कभी सोचो कि यार 12th की फिजिक्स में तो इसका नामो निशान भी ना आया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻−11। एम ई इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 × 10⁻−31। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 × 10⁻−27। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है आप काबिल बच्चे हो, इन सब की कैलकुलेशन बहुत आराम से करना। ठीक है, कहो तो मैं करा देता हूँ, करा दो। कभी आप ये सोचो अरे सर से तो होगी ना, हमसे कह दिया तो ऐसा तो सोचना ही मत कभी। ठीक है, तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, सुनिए 9 इंटू, बस अब मैं यहाँ पे, और तुम्हें मैंने सिखाऊंगा भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत से बच्चे नहीं जानते कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऊपर नीचे रख के करते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ हम पूरी फिजिक्स करा देंगे, कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो 1.6 दो बार लिख दूँ, 10⁻- कितना हो जाएगा? 38 सॉरी। ठीक है, 2 टाइम्स लिखा जाएगा, ये भी क्लियर है। हाँ भी हाँ, ये देखो अब मैं कैसे करूँगा कैलकुलेशन, ध्यान से सुनना। ये बताइए 6.67 है, अगर मैं इसे 6 मान लूँ तो 10⁻−11। बिल्कुल आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आगा। लगभग पॉइंट ऑफ मिस्टेक आती है बस, ये याद रखना, और वो चलती है, ये भी याद रख लो आज से। क्या कहा मैंने अभी? फिर दोबारा सुनो।
अगर हम कैलकुलेशन करें फिजिक्स में, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, तो मान लीजिए बुक में आंसर ऐसे दिया है कहीं और हमारा आंसर ऐसा आ गया, तो पता क्या चेक करता है एग्जामिनर? पॉइंट से इधर वाले ये नंबर देखो एक्यूरेट है, और इंटू 10 के पावर 9 ये एक्यूरेट है। तो पॉइंट से इधर वाले में अगर हमारी मिस्टेक भी आती है तो ये चल जाती है, ठीक है, बेफिक्र रहिए आप, बिल्कुल सही माना जाता है ये। क्लियर? तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं, आंसर हमारा लगभग बिल्कुल सही आ गया, देखते रहना। ये बताइए 9.1 है तो इसे मैं 9 लिख लेता हूँ, ये 1.67 है इसे मैं 1.6 लिख लेता हूँ ओनली। यहाँ तक बताइए सही है? तो 1.6 से ये कैंसिल, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन सुनो, ये -11 10 के पावर -31 -27, ये टोटल कितना हो गया पहले तो ये बता दीजिए। तो आप कहोगे 31 27 11 कितना आया 8 9 और कितना हो गया 5 6 69, माइनस का है ना, 10 के पावर माइनस का 69। क्लियर है? जब 10 के पावर -69 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 69 और प्लस का 9 कितना हो गया 78। क्लियर है? 78 में से माइनस का 38 कैंसिल कर दो, कितना बचा 40। ये बताइए समझ में आई बात या नहीं? और ना आई हो तो दोबारा करना, अपने आप कैलकुलेशन करना। साथ में मैं ये भी कहता हूँ बच्चों से कि कैलकुलेशन तो भाई आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है, जितनी बार करोगे प्रैक्टिस इतना ही अच्छा है। तो इसका मतलब 10 के पावर 40 आ गया, 1.6 इंटू 10 के पावर 40, और अपॉन में क्या है भाई 6। यहाँ तक बताइए क्लियर? मैंने अभी आपको क्या बताया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि ऊपर हमेशा क्या रखा करो, बड़ी नंबर बड़ा होना चाहिए। तो ये 1.6 है या 6 है, तो अगर मैं इसे पॉइंट हटा दूँ तो ये 39 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इधर करा देता हूँ, हो गया क्वेश्चन बस। क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 के पावर 39, अपॉन में क्या है 6 6 2 ज़ा 12, कितना बचा 4, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, ठीक है, 6 6 ज़ा 36। देखना ज़रा आंसर क्या आया है। और मैंने क्या याद कराया था आपको कि 2.4 इंटू 10 की पावर 39 याद रख लो, रिमेंबर कर लीजिए, याद है बात? ये कराई थी, देखना मिलाना हमारा। तो आपको ऐसा करके आनी है। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, बोर्ड के एग्जाम में फिर भी इतना वो नहीं देता ऐसा केस, बिल्कुल सिंपल सा होता है, आराम से कट जाता है कैलकुलेशन। कभी आपको लगे यार सर ने तो इसे भी 1.6 मान लिया, इसे 9 मान लिया, इसे 6.67 था 6 ही मान लिया, और आंसर देखिए मैच कर लीजिए भैया, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये बताइए समझ में आया? तो बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि अगर ये भी नहीं आता है, क्योंकि ये ना देख रहे तुम 10 की पावर 39 भाई बहुत ज़्यादा हो गई, 10 की पावर 39, तो इसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं रहती 2.6 की 2.4 की। तो मैंने जब तो कहा था अगर आपने डायरेक्ट ये भी लिख दिया ना 10 की पावर 39 कि इन दोनों का रेशियो ये आता है, तब भी काम हो जाएगा। ये बताइए समझ में आ गया? नोट करिए आप इसे, है ना, कर लीजिए। इसका आप सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड की मैं चाहता हूं कैलकुलेशन तुम खुद करके लाओगे। क्या कहा उसने? उसी के नीचे जहां पे आपने ये लिखा है उसी के नीचे डायरेक्ट क्या आएगा सेकंड। क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा फॉर टू प्रोटॉन, फॉर टू प्रोटॉन, ठीक है, फॉर टू प्रोटॉन। मैं आपसे फिर यही चाहता हूं, अब कैसे क्या कह दिया उसने, दोनों के दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों के दोनों प्रोटॉन हैं, तब बताइए। तो इसकी वैल्यू भी आप याद रख लेना, 10 की पावर उसकी कितनी थी 39, इसकी होती 36, 1.3 इंटू 10 की पावर 36। देखो फिर समझो, इन दोनों का रेशियो ये आता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, 1.63 इंटू 10 की पावर 36। अगर आप ये भूल भी जाओ कोई बात नहीं होती है, बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। आप इतना ही बता दो कि अगर दोनों के दोनों प्रोटॉन होंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 10 की पावर 36 आता है। क्लियर है? देखेंगे, देखो इसे भी समझ गए। तो फिर यही आ गए हम इसी क्वेश्चन पे कि यार हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्रोटॉन है, इसके लिए बारे में बताइए। तो अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फोर्स अब भी यही होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज ई ही होता है, ये 1.6 है ना जिसे हम कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा बदलेगा बस, क्यों, यहाँ पे भी प्रोटॉन और यहाँ पर भी प्रोटॉन, अपॉन में आर स्क्वायर। फिर हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी।
क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी सबकी वैल्यू लगाएंगे। ओके, जी की वैल्यू, एम पी दोनों प्रोटॉन है तो एक के लगा के मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये आपको मैं सेल्फ करने लिए दे रहा हूँ, इसे कैलकुलेशन कीजिए सेल्फ, ठीक है। आंसर मैंने बताई दिया क्या आंसर आना है इसका। मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ क्योंकि आप तो मेरी तरीके से काटेंगे इसे, है ना। कैसे 1.6 को 2 बार लिखेंगे, 1.6 से 1.6 ऊपर वाला कैंसिल कर देंगे, इसे 6 मानना काटना। तो आपके आंसर में बस ये यहाँ थोड़ा सा पॉइंट के बाद थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंस आएगा। वैसे ये भी बिल्कुल इक्वल आएगा और 1 भी, ठीक है। तो बेफिक्र हो गए, करिए इसे। इसी का बी पार्ट भी दिया है भाई उसने, बढ़े आगे, नोट कर लीजिए, है ना। क्या है इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट है एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। ब्रैकेट में लिख भी दिया है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। प्रोटॉन का मास और देखो इलेक्ट्रॉन का मास भी इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, क्लियर है, दे दिया। तो क्या पूछा उसने, समझ में आ गया। एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकालिए, क्लियर हो गई बात। बस ये कहा उन्होंने। और कब निकाली, जब उनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी एक्सीलरेशन बताइए, कब बताइए, जब उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख भी दिया इन्होंने ये, ठीक है, वैसे मालूम होना चाहिए। हाँ भाई करें इसे। तो हमने सोचा यार एक्सीलरेशन निकालना है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F = m है। बहुत पढ़ते हुए आए बचपन से, है, याद है, शायद 6-7 से आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो क्या होता है उसमें, F = m है। तो हमें यार काश F पता चल जाए, और बहुत आराम से पता चल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, उनके बीच की डिस्टेंस भी है, तो F ना निकाल सकते हैं हम। कौन सा F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, F = m है, एक बार ये निकाल लेंगे तो m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास लगा देंगे, और एक बार ये इसके लिए निकालेंगे F = m है तो यहाँ P कर देंगे, और वहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रोटॉन का मास लगा देंगे। दोनों के लिए AE भी आ जाएगा, AP भी। समझ में आई बात, नहीं आई तो यहाँ पे फिर समझते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, किसके बीच, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो F = K Q1 Q2 अपॉन r², क्लियर है। क्यों, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज सेम, तो 9 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में r²। तो r की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻10। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻20, 2 टाइम्स लिखेंगे, समझ गए। हाँ भाई बस कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत आराम से हो गया। तो 16 × 16 कितना हो जाएगा, 256, 9 ये हैगा 1 2। अब आइए ऊपर, देखिए सुनिए, -20 ऊपर जाएगा, प्लस का 20 और 10⁻9 ये 29 और ये कितना है 38, 29 कितना बचा 9। समझ में आई बात, 29 और ये 39, 10 के पावर क्या बचा, माइनस का 9। बस, तो F की वैल्यू आगे निकल गए। ये बताइए आगे। अब आप कहोगे सर इसके मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तो मुझे क्योंकि आगे का भी दिख रहा है अभी सही। क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है, एक्सीलरेशन। तो अपॉन में m जाएगा, m की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻9 वो -31, तो 9 से 9, समझ गए, तो इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो क्या कह रहा है हम, सुनो भाई, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E कहाँ से आया है, क्या पढ़ा था हमने, F = m है, ये तो होता है न्यूटन से लॉ। तो A = क्या हो जाएगा, F/m। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, E, क्लियर। तो वैल्यू लगा दीजिए, F की वैल्यू क्या है, 9 × 2.5, 6 × 10⁻⁻9
अपॉन में me, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ये कैंसिल, क्या आया, ये 10 के पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा प्लस का 31, प्लस का 31 में से 9 गया, कितना बचा 10 के पावर माइनस का प्लस का 22, सही है ना 22, 2.5 इंटू 10 के पावर 22। देख लें इसका आंसर, मिला लीजिए भैया, NCERT से मिला लीजिए, क्या है 2.5 इंटू 10 के पावर 22। कैसा लगा आपको, एक्सीलरेशन है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताइए समझ में आया है नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप प्रोटॉन का निकाल के दिखा दीजिए, कर नहीं सकते हो, क्या करोगे, सेम रहेगा, ये फोर्स तो ये रहेगा भाई, ये तो ये रहेगा, बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ठीक है ये रहेगा। लेकिन एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास आ जाएगा, बस हो गया सब क्वेश्चन। करें तो नोट करिए, ये भी है ना, मजा आया या नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, वेरी गुड, आ गए भाई यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना, फिर आप इसके नीचे न्यू लाइन से लिखना। आप तो क्या लिखना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ गए होंगे आप, यू आर जीनियस, ठीक है आप जीनियस हैं मेरी नज़र में। तो CBSE बोर्ड वालों को, ICSE बोर्ड वालों को बहुत काबिल मानता हूँ मैं तो, ठीक है, मैं अब तक जितने भी बच्चों से मिलता हूँ सब अच्छे हैं यार, तेज़ हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू, F की वैल्यू 9 इंटू 2.56 इंटू 19, ठीक है, और MP मतलब प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27। वैसे तो 7 भी लिख देता, लेकिन मुझे फिर वही दिखाई दे रहा भाई, वही दिखाई दे रहा है। देखो अभी समझ जाओगे, अभी हमने इसकी जो मल्टीप्लाई करी थी, क्या आया था, कहाँ से आया था 2.56, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी तभी तो आया था। तो 1.6 समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है 1.6 समझ तो रहे हो। तो 1.6 से इसे कैंसिल, एक काट देंगे तो क्या बचेगा 1.6, तो मैं यही चाह रहा हूँ 1.6, सही है, हो गया। 16 की 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 16 इंटू 9 कितना हो गया 144, एक के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर आई है, माइनस 27 ऊपर जाके प्लस का, प्लस के 27 से 9 गए, कितने बचे 18, ठीक है, प्लस के 18। तो चाहिए तो पॉइंट इधर लगा लीजिए, तो क्या आएगा देख ले, मिला ले भाई, 1.4 इंटू 10 की पावर 19, वेरी गुड, मिला लो भैया, मिला लो भाई, मिला लो दोस्तों, बुक में ये दिया आपकी, ठीक है, 1.4 इंटू 10 की पावर 19। ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो एग्जाम्पल चेक कर लीजिए आप। तो कैसे लगे आपको ये, नेक्स्ट वीडियो में हम 5th 6th 7th 8th है ना, आगे के कराएंगे, ठीक है। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा थोड़ा सा भला हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये फ़ायदा होगा, आप नोटिफिकेशन मतलब प्रेस भी कर दीजिए उसे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।